बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 44 जो कि है सोशल साइकोलॉजी इन क्लिनिक्स। अब सोशल साइकोलॉजी की जब हम बात करें, हमने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं और अब हम देखने जा रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्लिनिक्स में या क्लिनिकल सेटिंग्स में हमारे कैसे काम आ सकती हैं। चैप्टर समरी को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि बेसिकली चैप्टर समरी में वो बताते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। देन हम पढ़ते हैं अमॉन्ग द मैनी थ्राइव्स एरिया ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इज वन ऑफ द रिलेटेड सोशल साइकोलॉजी एक्सेप्ट टू डिप्रेशन। वो कह रहे हैं बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में कि हमने जब सोशल साइकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, तो हमने डिप्रेशन, इलनेसेस, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। दैट इज लिंक टू क्लिनिकल सेटिंग, यानी कि क्लिनिकल सेटिंग्स के साथ ये बहुत ज़्यादा लिंक कर जाती हैं। और हम द ब्रिज बिल्डिंग रिसर्च बिटवीन द सोशल साइकोलॉजी एंड द क्लिनिकल साइकोलॉजी सीक आंसर ऑफ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये वो बेसिक क्वेश्चन हैं जिनकी हम बात करेंगे इधर इस पूरे लेक्चर में। दैट एज ले people or a professional psychologist how can we improve our judgment and prediction about other, यानी कि जब साइकोलॉजी की बात आती है तो वहां पे वो प्रिडिक्शंस देते हैं। दैट फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा पागल है तो हम कैसे उसको कहेंगे कि ये पागल ही है, या फिर इसने अगले इतने अरसे तक इसको रखेंगे हम, या फिर हम किसी बंदे के बारे में किस तरह से कोई जजमेंट दे सकते हैं कि पागल नहीं है। दैट इज पागल नहीं कहा जा सकता। आई एम सॉरी, एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें पागल नहीं कर सकते, नहीं कहना चाहिए किसी भी इंसान को, बल्कि हमें कहना चाहिए कि दैट वाज मेंटली डिस्टर्ब है। अगर कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब है और उसका इलाज चल रहा है तो हम कैसे जज करेंगे कि इसको और कितना अरसा और कितना अरसा और इसे थेरेपी की जरूरत है और कौन सी थेरेपी की जरूरत है। दैट इज हमें उसके बारे में प्रिडिक्शन देनी है, हम उसके बारे में जजमेंट देनी है कि आया कि ये मुकम्मल ठीक हो चुका है या नहीं हो चुका। हाउ कैन द वे इन विच वी थिंक अबाउट सेल्फ एंड अदर फीड सच प्रॉब्लम्स दैट परसेशन, लोनलीनेस, एंग्जाइटी एंड इल हेल्थ, ये कैसी चीजें लिंक होती हैं, हमें कैसे तरह डिस्टर्ब करती हैं। हाउ माइट दीज मेल अडेप्टिव थॉट्स पैटर्न्स बी रिवर्स, यानी कि जो इतने ज्यादा थॉट्स हो जाती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ों को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। कुछ थेरेपीज पढ़ेंगे, कुछ थेरेपीज के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इनके थ्रू हम इन चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। व्हाट पाई डू क्लोज सपोर्टिव रिलेशनशिप प्ले इन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और जो लास्ट हम चीज़ पढ़ेंगे वो ये होगी कि हमारी जो अच्छी हेल्थ और हमें खुश रखने में हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं। आगे चलते हैं, मेक क्लिनिकल जजमेंट। सबसे पहला टॉपिक है कि हमने जब जजमेंट्स देनी होती हैं तो उधर सोशल साइकोलॉजी किस तरह से हमारे काम आती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट आर आल्सो इंटरेस्टेड टू नो वेदर इन्फ्लुएंस ऑन अवर सोशल judgment also affect clinical judgments of client, if so what basis should clinics and their client be very off, यानी कि जो हमारी जजमेंट है बेसिकली उसकी अगर हम एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमें किसी की थेरेपी का कहा गया है तो हम अगर हमारी जजमेंट गलत होगी और उसको अगेन से मेंटल असाइलम में भेज दिया गया तो उस पर वो बहुत ही गलत इफेक्ट्स भी डाल सकती है। इज अंजम इज सुसाइडल, अली शुड एडमिटेड अ मेंटल हॉस्पिटल, क्या वही बात है कि क्या इस बंदे को मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इफ रिलीज शौकत विल बी अ होमसाइड रिस्क, यानी कि अगर एक बंदा एक इंसान है वो जेल में है तो हम एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमें कहा जाता है कि आप लोग बताएं कि हम इसको अगर रिलीज कर दें अगर इसको, तो क्या ये होमोसाइडल रिस्क, होमोसाइड क्या होता है, जो कि घरेलू वायलेंस करते हैं और घरेलू बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिहेवियर्स तक चले जाते हैं, क्या वो जाके फिर से वही सब कुछ करेगा या नहीं करेगा। फेसिंग सच क्वेश्चन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्ट्रगल टू मेक एक्यूरेट जजमेंट, रिकमेंडेशन एंड प्रिडिक्शन। तो वो फिर जो जजमेंट्स होती हैं वो सारी एक साइकोलॉजिस्ट पे आ जाती हैं कि हमारी जजमेंट की बुनियाद पर किसी भी क्रिमिनल को अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उसे मेंटल असाइलम से बाहर भेजा जा सकता है। सच क्लिनिकल जजमेंट्स आर आल्सो सोशल जजमेंट्स एंड दस वेलनरेबल टू illusionary correlation, overconfident bred by hindsight and self-confirming diagnosis. Professional clinics are vulnerable to insidious error and bias। ये जो जितनी चीजें पढ़ी हैं आपने, illusory correlation, overconfidence, hindsight and self-confirming डायग्नोसिस, ये इन सब चीज़ों को हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। तो बेसिक हम स्टार्ट करते हैं इल्यूजरी कोरिलेशन के बारे में। तो इल्यूजरी कोरिलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आगे हम इन सब चीज़ों को वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज समथिंग दैट हम कोरिलेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। द अजम्पशन हियर इज इन सो मैनी क्लिनिकल जजमेंट इज दैट टेस्ट रिजल्ट रिवील समथिंग इंपॉर्टेंट। सम प्रोजेक्टिव टेस्ट रिलेट पीपल रिस्पॉन्स विद सस्पिशियस हॉस्टिलिटी, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनसिक्योरिटी, यानी कि ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले जो साइकोलॉजी के इंट्रोडक्टरी कोर्सेज हैं उनमें हमने पढ़ा था कि इंसानों को या अपने सब्जेक्ट को आप लोग दे देते हैं एक कार्ड्स, उनको कहा जाता है कि आप जो मर्जी ड्रा करें। अब जो इंसान वो ड्रा करेगा उसके बारे में हमने एक जजमेंट देनी होती है कि ये बंदा क्या सोच रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान एक बहुत ही डार्क फेसेस और डार्क चीज़ें करता है तो हम मे बी हम प्रिडिक्शन देंगे कि इस बंदे के माइंड में बहुत ही डार्क थॉट्स हैं, ये डिप्रेस्ड है, तो इसलिए ये ऐसी चीज़ दे रहा है। इस तरह हम चीज़ों को कोरिलेट करते हैं।
इस तरह हम चीज़ों को बेसिकली को रिलेट कर रहे होते हैं दैट एक बंदा किस तरह की ड्राइंग्स बना रहा है. अनदर सच एज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ड्रॉ अ पर्सन हैज को रिलेशन फॉर वीकर देन देयर यूजर सपोज वाई देन डू क्लिनिक कंटिन्यू टू एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस ऑन यूनिफॉर्मिंग और एम्बिगुअस टेस्ट. यानी कि जब इन टेस्ट की बात आ जाती है तो एक जो क्लिनिकल जजमेंट देने वाला होता है उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि उसकी एक जजमेंट से अगले बंदे का पूरा सफ़र डिसाइड होता है कि उसने कहाँ जाना है. पॉइनरिंग एक्सपेरिमेंट बाय लॉरेंस Chapman and Jean Chapman helped us see why. They invited both college students and professional clinicians to study some test performance and diagnosis. If the students are clinicians expected a particular association, they generally perceived it regardless to whatever the data were supported. For example, clinicians who believed that suspicious people draw peculiar eyes on the draw a person test perceives. यानी कि जो एक उन्होंने एक एग्जांपल की थी जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट को और जो एक प्रोफेशनल होते हैं क्लिनिशियंस उनको बुलाया था कि आप लोग जज करें एक जो बंदे बना रहे थे इस तरह की ड्राइंग्स, एंड देन उन बंदों ने वो टेस्ट किया था कि आया कि उन चीज़ों से क्या चीज़ें उनकी ड्राइंग से क्या थॉट्स पोर्ट्रेट क्या चीजें वो कर रहे हैं. हिंडसाइट बाइसनेस क्या होती है? बेसिकली इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड दैट द क्लिनिशियंस आर टू रेडली कन्विंस्ड ऑफ देयर ओन आफ्टर द इफेक्ट एनालिसिस. If someone we know commits suicide, how do we react? One common reaction is to think that we are those close to the person should have been able to predict and therefore to prevent the suicide. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बेसिकली अगर एक बंदा सुसाइड कर लेता है तो हम जो उसके इर्द गिर्द हैं उन पर जिम्मेदारी आती है. उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने नोटिस नहीं किया था कि उस बंदे के सुसाइड करने से पहले कौन से ख्यालात थे, अगर वो डिप्रेस था तो आपने उसकी मदद क्यों नहीं की, आपने उससे बात क्यों नहीं की. इस तरह जो एक बंदा होता है उस पर पूरी आ जाती है, वो गिल्टी फील करने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें या फिर हम एक इल्यूजनरी स्टोरी क्रिएट करें. फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई फ्रेंड है और वो सुसाइड कर लेता है एंड देन मुझसे बाद में जो होते हैं क्लिनिकल जजमेंट, और उसके बाद मैं खुद डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि मुझे पता भी था कि वो इतना डिप्रेस्ड है, उसने वो इस तरह की हरकतें भी कर रहा था सुसाइडों वाली, तो उसने सुसाइड कर ली. तो बेसिकली जो इंसान होता है वो गिल्टी फील करने लग जाता है कि अच्छा मैं उससे बात कर लेता तो मे बी वो अच्छा फील करता, वो अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर लेता, क्योंकि उसने सुसाइड. ये सब चीज़ें आ जाती है. तो हिंडसाइट बायसनेस के आप पहले से किसी चीज़ के बारे में आप लोग प्रिडिक्ट करना कैसे किया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में. अब जो सुसाइड करने वाला हमें थोड़ी पता है कि वो सुसाइड करने वाला है, लेकिन जो इस तरह की जजमेंट्स देनी होती हैं जब एक जो क्लिनिशियंस होता है जो कि ये सब देख रहा होता है. अगर हम फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सुसाइड किया, वो पहले भी किसी डॉक्टर के पास जाता रहा है, वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता रहा है, तो उस साइकाइट्रिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक करे. लेकिन उस साइकाइट्रिस्ट के पास जाता भी था और फिर भी वो सुसाइड कर लेता है, तो सम हाउ किसी न किसी जगह पे साइकाइट्रिस्ट जो है वो कहता होगा कि अच्छा मेरी गलती होगी, मैंने सही से नहीं उसकी प्रॉब्लम समझी थी, वो मेरे पास भी आता था फिर भी उसने कर ली सुसाइड. दैट इज समथिंग जो कि वो यहाँ पे बात कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट लफ्ज़ों में बताऊँ कि हिंडसाइट बायसनेस होती क्या है कि वक्त से पहले प्रिडिक्ट कर लेना. अब जो एक साइकोट्रिस्ट है वो कहेगा कि अच्छा मैंने तो प्रिडिक्ट ही नहीं किया. जब उसने प्रिडिक्ट नहीं किया तो वो साइकाइट्रिस्ट किस काम का, कि अगले बंदे के माइंड में ऐसी थॉट्स चल रही हैं कि वो सुसाइड करने वाला है और फिर वो सुसाइड कर भी लेता है. तो दैट इज समथिंग हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं. जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो पहले से ऐसी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, क्या चीज़ करने के बारे में सोच रहा है. क्योंकि एक बंदा जब डिप्रेस्ड है, वो एंग्जाइटी में हाईली डिप्रेस्ड स्ट्रेस्ड है, तो इस तरह की थॉट्स आना एक आम सी बात है. डेविड रोशन हैज 7 associates provided a striking example of a potential error in after the effect explanation. The two test mental health worker clinic inside each made an appointment with a different mental hospital admission office and complaint of hearing voices. Apart from giving false names and vocation, they reported their life history and emotional state honestly and exhibited no further symptom. Most were diagnosed as schizophrenia and remained in hospital for 2 or 3 weeks. यानी कि बहुत से जो मेंटल हेल्थ वर्कर्स थे वो अलग-अलग हॉस्पिटल्स में गए, अपने नाम बदली करके, और वहाँ जाके उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया. तो बहुत से ऐसे भी थे जिनके बारे में डायग्नोज हुआ गया कि उनको सिजोफ्रेनिया की बीमारी, और वहाँ पे वो काफ़ी अरसा तक हॉस्पिटल में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. हॉस्पिटल क्लिनिशियंस they researched for early incident in the pseudo patient's life history and hospital behavior that confirmed and explained the diagnosis. Roshan Han later told some staff member
that during the next 3 months, 1 or more pseudo patient would seek admission to their hospital. After the 3 months, he asked the staff to guess which of the 193 patients admitted during that time were really pseudo patients. Of the 193 new patients, 51 were accused by at least one staff member of being pseudo patient. Actually, they were not. यानी कि वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब हमारी हिंडसाइड बायसनेस, बेसिकली हमने इसकी बात करनी है. दैट यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा दैट हिंडसाइड बायसनेस होती क्या है. दैट फॉर एग्जांपल अगर हमारे कॉलेज में एक बास्केटबॉल का मैच होने वाला है और हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा मैं प्रिडिक्ट करती हूँ कि ये वाली जो है टीम ये जीतेगी. दैट इज समथिंग कि हमारी एबिलिटी क्या है टू प्रिडिक्ट. तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है. देन आगे अगर ओवर कॉन्फिडेंट हिंडसाइड बायसनेस की वजह भी बनती. हिंडसाइड बायसनेस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह भी बनती है. इस तरह बंदा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अगर उसकी एक प्रेडिक्शन अच्छी साबित होगी तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है. दैट इज अ प्रॉब्लम इन क्लिनिकल जजमेंट्स कि समटाइम्स आप अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस करना शुरू कर देते हो दैट आप कहते हो कि जो मेरी जजमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. क्यों? लेकिन एक जो इंसान है उससे गलती हो भी जाती है, तो बहुत ही सोच समझ कर इस तरह की जजमेंट्स देनी चाहिए. A third problem with clinical judgment is that people may also supply information that fulfill clinical expectations. In a clever series of experiments at the University of Minnesota, Mark Schender, in collaboration with William Swan and others, gave interviews come hypothesis to test concerning individual traits. Sanders and Swan found that people often test for a trait by looking for information that confirms it. If they are trying to find out if someone is can extrovert, they often solicit incidents of extroversion. What would you do if you wanted to living thing up to at a party? अच्छा, यहाँ पे वो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस की, कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें देखा गया कि कौन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में हमने पढ़ा था. इंट्रोवर्ट थोड़े शाय पर्सन होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो लाइवली पर्सन होते हैं, जो कि बाहर जाना और घूमना फिरना पसंद करते हैं. दैट उन पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में हमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम आगे चलते हैं. क्लिनिकल वर्सेस स्टेटिस्टिकल प्रिडिक्शंस. यहाँ पे वो कहते हैं गिवन दीज हिंडसाइट्स एंड डायग्नोसिस कंफर्मिंग टेंडेंसी. हिंडसाइट बायसनेस में आपको बता चुकी हूँ दैट हिंडसाइट इज पहले से प्रिडिक्ट करना किसी भी चीज को, और डायग्नोसिस कंफर्मिंग टेंडेंसी. इट विल कम एज नो सरप्राइज दैट मोस्ट clinicians and interviewer express more confidence in their intuitive assessment than in the statistical data. यानी कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि बहुत से जो क्लिनिशियंस होते हैं यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी जो उनकी जजमेंट है उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जबकि स्टेटिस्टिकल डाटा जो कि किसी भी इंसान की एक प्रीवियस हिस्ट्री होती है उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते. जहाँ पे आगे वो कहते हैं दैट 3 decades आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द सुपीरियरिटी ऑफ अ स्टेटिस्टिकल ओवर इंट्यूटिव प्रिडिक्शन. यानी कि उसके बाद काफ़ी अरसे तक ये बहस चलती रही और एंड पे ये साबित हो गया था कि जो स्टेटिस्टिकल डाटा होता है वो ज़्यादा बिलीवेबल होता है इन रिस्पेक्ट टू प्रिडिक्शंस. यानी कि अगर आप प्रिडिक्शंस की बात करें तो उन पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता. आप स्टेटिक्स जो होती हैं उन पर काफ़ी हद तक रिलाई कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, इन प्रिडिक्शन से ज़्यादा ये स्ट्रेंथ रखते हैं. आगे हम चलते हैं सोशल कॉग्निशन इन प्रॉब्लम्स बिहेवियर. कि हमारी जो कॉग्निशन होती है, यानी कॉग्निशन बेसिकली इज अ थिंकिंग. तो हमारी जो थिंकिंग होती है वो हमारी बिहेवियर्स पे कैसे अफेक्ट करती है. नेगेटिव कॉग्निशन कैन रिलेट टू होस्ट ऑफ अ प्रॉब्लम एज मेंशन बिलो. जैसे कि जब अगर हमारी नेगेटिव थिंकिंग है तो उसके नतीजे में बहुत सी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. दैट इज ये लिंक बता रहे हैं बेसिक सोशल कॉग्निशन एंड डिप्रेशन. यानी कि जब हमारी सोशल थिंकिंग होती है वो हमें किस तरह डिप्रेस करती है, लोनलीनेस पे कैसे अफेक्ट करती है, एंग्जाइटी पे कैसे करती है और इलनेस कैसे क्रिएट कर सकती है. आगे हम चलते हैं, इनको डिस्कस करना है. सोशल कॉग्निशन एंड डिप्रेशन. एज वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस, डिप्रेस्ड पीपल आर नेगेटिव थिंकर. दे व्यू लाइफ थ्रू अ डार्क कलर्ड ग्लासेस. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं वही जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है तो वो उसके माइंड में डार्क थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं. वो सारी दुनिया को एक डार्क नजरिए से देख रहा होता है. यहाँ पे वो कह रहे हैं डार्क कलर ग्लासेस से वो देख रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा डिप्रेस्ड है, वो उसके साथ किसी ने बहुत ही गलत कर दिया है तो वो सारी दुनिया को वैसा समझना शुरू कर देता है कि अच्छा सारी दुनिया ही इसी तरह है, सारी दुनिया ही ट्रस्ट के काबिल नहीं है. विद सीरियसली डिप्रेस्ड पीपल, दोज हु आर फीलिंग वर्थलेस, lethargic, uninterested in friend and family, are unable to sleep or eat normally. The negative thinker becomes self-defeating. Their intensely pessimistic outlook lead them to magnify and experience and minimize good one. यानी कि जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उनकी उस वक्त की नेगेटिव थॉट्स हैं वो उनको
अच्छी चीज़ें देखने ही नहीं देती, बल्कि वो उनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हीं को इन्हेंस करती रहती हैं। डिप्रेसिव रियलिज्म इज दिस टेंडेंसी टू माइल्डली डिप्रेस्ड पीपल टू मेक एक्यूरेट रेदर देन सेल्फ सर्विंग जजमेंट, एट्रीब्यूशन एंड प्रिडिक्शन। इन ओवर 100 स्टडीज इन्वॉल्विंग 15,000 सब्जेक्ट्स, डिप्रेस्ड पीपल हैव बीन मोर लाइकली देन नॉन डिप्रेस्ड पीपल टू एग्जिबिट अ नेगेटिवली एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, यानी कि वो जितनी चीज़ों को देख रहे होते हैं वो एक नेगेटिव व्यू पॉइंट से देख रहे होते हैं, वो चीज़ों का जो अच्छे नजरिए से उनको नहीं देख रहे होते, चीज़ों के बारे में अच्छा गुमान नहीं कर रहे होते। बेसिकली अगर उर्दू लैंग्वेज में बताऊं तो डिप्रेस्ड मूड काज नेगेटिव थिंकिंग। अब डिप्रेस्ड मूड नेगेटिव थिंकिंग कैसे काज करता है? दैट इज अ करंटली डिप्रेस्ड पीपल रिकॉल देयर पेरेंट एज हैविंग बीन रिजेक्टिंग एंड punitive, but formally depressed people recall their parent in same positive term as do never depressed people। यानी कि जब एक बेसिकली एक अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो डिप्रेस्ड पीपल होता है, एक जो इंतहाई डिप्रेशन में है इंसान, वो हर चीज़ को ही बुरा तस्वीर करेगा। वो कहेगा अच्छा मेरे पेरेंट्स जो थे वो भी ऐसे नहीं थे, वो बहुत ही मुझे रिजेक्ट करते थे। दैट इज वो एक एग्जांपल दे रहे हैं। एडवर्ड हिंट एंड हिज कॉलेजियस डिमॉन्स्ट्रेट इन अ स्टडी ऑफ इंडियाना यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल फैन दैट इवन टेम्परेली बैड मूड इंड्यूस्ड बाय डिफीट कैन डार्कन अवर थिंकिंग आफ्टर द फैन वाली। अच्छा, यहाँ पे वो बेसिकली एक बात कर रहे हैं कि जब एक फैन फॉलोइंग होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हम लोग इतना क्रिकेट का क्रेज है पाकिस्तान में कि जब हमारी टीम हार के आती है तो लोग अपने टीवी तक तोड़ देते हैं, वो इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, खुद को गालियां दे रहे होते हैं, टीम को गालियां दे रहे होते हैं और बहुत ही चीज़ें फेंक रहे होते हैं। दैट इज ये डिप्रेशन होता है। वो अपने डिप्रेशन को इस तरह से निकाल रहे होते हैं, वो कहते हैं बस अब कुछ नहीं बचा, हमारी टीम तो हार गई। दैट वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दैट ये देखें कि जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो वो असेसमेंट करते हैं नॉट ओनली टीम फ्यूचर बट आल्सो देयर ओन लाइकली परफॉर्मेंस एट थ्रोइंग डॉट्स एंड सॉल्विंग एनाग्राम्स। जब यानी कि जब एक बंदा है उससे अपना भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो समटाइम हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं और हम जाके उठा के फेंक देते हैं कि हाय क्यों नहीं हो रहा हमसे। दैट इज द डिप्रेशन, क्योंकि आप कहते हैं कि आपकी मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही होती। व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग अवर वे इट मे सीम एज थ्रो दे नेवर विल, यानी कि हमें लगता है कि अगर चीज़ें हमारे हक में नहीं है तो ये कभी भी नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बीइंग डिप्रेस्ड हैज कॉग्निटिव एंड बिहेवियर अफेक्ट। अ डिप्रेस्ड मूड आल्सो अफेक्ट बिहेवियर। द पर्सन हु इज विदड्रॉ ग्लम एंड कंप्लेनिंग डजंट लाइक जॉय एंड वांट इन अदर्स, यानी कि जो एक बंदा है जो हर वक्त ये करता रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, जो हर वक्त ही शिकायत करता रहता है, वो कहीं भी अच्छी चीज़ देखने के काबिल ही नहीं रहता। वो एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के बारे में उसका खत्म हो जाता है। कॉलेज स्टूडेंट हु हैव डिप्रेस्ड रूममेट्स टेंड टू बिकम अ लिटिल डिप्रेस्ड देमसेल्फ। यहाँ पे एक और कह रहे हैं कि अगर आप एक कॉलेज में रहते हैं, आपके जो रूममेट है अगर वो डिप्रेस्ड है तो मेनली थोड़ा से इफेक्ट्स आप पे भी होने लग जाता है और आप भी थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं। इसी तरह कपल्स में भी देखा जा सकता है। नेगेटिव थिंकिंग, अगर चलते हैं नेगेटिव थिंकिंग काज डिप्रेस्ड मूड। नेगेटिव एक्सप्लेनेटरी स्टाइल कंट्रीब्यूट टू अ डिप्रेसिव रिएक्शंस। वन स्टडी मॉनिटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट every 6 weeks for 2.5 years. Only 1% of those who begin college with optimistic thinking style had a first depressed episode, but 17%। यहाँ पे वो बेसिक वही बातें वही ऊपर जो कर रहे हैं। मेन जो यहाँ पे चीज़ है वो है ये फिजिकल साइकिल ऑफ अ डिप्रेशन मेक वन मोर वेलनरेबल टू डिप्रेशन, यानी कि ये जो साइकिल है ये आप देख लें कि किस तरह से एक डिप्रेशन हम पे अफेक्ट करता है, ये वाला साइकिल। दैट सबसे पहले अगर आपका डिप्रेस्ड मूड है तो आपकी कॉग्निशन एंड बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेज, देन आप जो आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिप्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा, अगर हम यहाँ पे क्रिकेट की एग्जाम्पल लें तो आपका जो बिहेवियर है वो भी एक नेगेटिव वे में जाएगा और आप क्या करेंगे, आप उठेंगे, आप अपने टीवी तोड़ देते हैं, जैसे कि लोग हमारे इलाके में करते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो जैसे ही पाकिस्तान मैच हारता है लोग जाके अपना टीवी तोड़ देते हैं। तो दैट्स क्या होता है, नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है। गलती किसकी हुई? अपनी गलती है, नुकसान भी अपना हुआ है, आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो गया, अपना टीवी तोड़ दिया, अब न्यू लेना पड़ेगा। दैट इज अ सेल्फ फोकस्ड एंड सेल्फ ब्लेमिंग। देन आप जब थोड़ी देर बाद आपका गुस्सा ठंडा होता है तो आप खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं, मैंने क्यों टीवी तोड़ दिया। ना तो वो क्रिकेट टीम वाले आके आपको वो टीवी लेके देने वाले हैं, ना आपका जो नुकसान हुआ है, ना जो आपकी जो एनर्जी जाया हुई है वो वापस आने वाली है। देन अगेन से डिप्रेस मूड आपका हो जाता है। दैट इज समथिंग विस्कस साइकिल ऑफ डिप्रेशन। काफी ज्यादा लेंथी लेक्चर हो गया है, अभी इसमें बहुत कुछ रहता भी है। हमने लोनलीनेस के बारे में बात करनी है, हमने एग्रेशन के बारे में लोनलीनेस एंड एंग्जाइटी और इलनेस, ये 3 चीज़ें हमारी रह गई हैं। होप सो आपको इधर तक समझ आ गया। वो अगला लेक्चर हम अगली वीडियो में, जो हाफ लेक्चर बच गया है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये नहीं तो ये वाली बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अगली लेक्चर में मुलाकात होती है।